हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। तीन चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। तीन चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। सूर्यचंद्र और सत्य। सूर्यचंद्र तो भौतिक क्या है, भौतिक चीजें हैं, और सत्य जो है मानवीय चीजें। तो सत्य पर रहना चाहिए। सो जर्नल अकाउंटिंग में हम अगला चैप्टर देखते हैं। अब जर्नल अकाउंटिंग का अगला चैप्टर है जिसको कहते हैं कंपनी। क्या? कंपनी। अब वर्तमान समय में अगर कंपनी को समझना है तो इसके शाब्दिक अर्थ पर जाकर हम इसको नहीं समझ सकते। कंपनी का मतलब क्या हुआ? समूह। कंपनी का मतलब क्या हुआ? समूह। इसके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अगर अर्थ को देखें तो। लेकिन हम जनरल अकाउंटिंग में आएंगे तो कंपनी का एक अलग रूप हो जाता है। और कंपनी का अगर नाम ले हम व्यवहारिक जीवन में तो एक इमेज बन जाता है कि ऐसी कंपनी होगी, टाटा होगी, रिलायंस होगी, ऐसी कंपनी होगी। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है तो कैसे बनाए? कोई कंपनी बनाना चाहता है तो कैसे बनाए और क्यों बनाता है? हम अगर अकाउंटिंग में देखेंगे तो कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास अगर पैसे की कमी नहीं है तो वो अकेला व्यक्ति बिजनेस करना चाहेगा, साझेदारी में बिजनेस नहीं करेगा। अब साझेदारी में बिजनेस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि क्या उसके पास ओनरशिप रहे, यानी कि अधिकार उसके पास, अधिकतम अधिकार उसके पास रहे। ठीक है। अब अगर हम पार्टनरशिप फर्म तब बनाते हैं जब हमारे पास क्या होती है? कैश की कमी हो या दक्षता की कमी हो। जैसे अगर मेरे पास कैश की कमी नहीं है किंतु आईटी सेक्टर में कंपनी स्थापित करना चाहता हूं, तो मैं, अगर मेरा कोई दोस्त है जो आईटी सेक्टर का है, उसके पास कैश की कमी है, तो हम दोनों मिलकर एक स्थान पर आएंगे और पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म का हमने अध्ययन कर लिया है। अब पार्टनरशिप फर्म में हमने बताया था 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए और अधिकतम 50 व्यक्ति होने चाहिए। कंपनी उससे बड़ा चीज है। अब कंपनी अगर बनाना है आपको तो आपके पास क्या समस्या होगी? तो आप कंपनी बनाएंगे। पहला आपके पास पूंजी, पहला आपके पास क्या हो कि पूंजी नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है। ठीक है। क्योंकि कंपनी को स्थापित करने के लिए पूंजी की अपार आवश्यकता होती है। अपार आवश्यकता मतलब कि आप कोई कंपनी स्थापित करेंगे तो केवल नेपाल में ही तो रहेगी नहीं। अगर नेपाल में स्थापित करते हैं या भारत में स्थापित करते हैं तो भारत में रहेगी नहीं, पूरे विश्व में आप उस कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर पूरे विश्व में कंपनी, तो हमने कंपनी स्थापित की तो केवल नेपाल में नहीं रहना है, नेपाल में ही नहीं रहना है या भारत में ही नहीं रहना है, हमें पूरे विश्व में अपनी कंपनी को फैलाना है। अब पूरे विश्व में अगर कंपनी को फैलाना है तो हमारे पास क्या? पूंजी की अधिकता होनी चाहिए, यानी कि उसकी कमी ना। पहला ये। दूसरा, दक्षता। अगर हम कंपनी में बहुत लोगों को क्या करेंगे? साथ रखेंगे तो उसमें दक्षता आने की संभावना ज्यादा रहती है। सभी अपना अपना विचार देंगे, सभी अपना अपना विचार देंगे। और अगर कंपनी गलत रास्ते पर जाती है तो जितने भी उसके शेयर होल्डर हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं वो क्या करेंगे? कानून की तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कंपनी पर दबाव भी रहेगा कि वो अच्छा काम करे। क्या करे? अच्छा काम करे। तो पूंजी और दक्षता के लिए कंपनी स्थापित की जाती है। पूंजी और दक्षता के लिए कंपनी स्थापित की जाती है। अब हम देखते हैं, ये एक कंपनी है। ठीक है, ये एक कंपनी है। अब रिलायंस ही मानते हैं, रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी के पास मानते हैं इस समय 1000 करोड़ रुपया है। अभी रिलायंस कंपनी स्थापित नहीं हुई, शुरुआती चरण है। अब ये चाहती है कि मैं इस 1000 करोड़ को बेचूं मार्केट में। कहां बेचूं? मार्केट में। अब 1000 को उसने शेयर में विभाजित किया। किसमें विभाजित किया? शेयर में। 100 में विभाजित किया, या आप कह सकते हैं 10 में विभाजित किया। ठीक है। अब जब ऐसा विभाजित किया तो वो इसको बेच सकती है। कहां से? स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट से बेच सकती है। यानी कि 1000 करोड़ उसके पास है भी, वो 1000 करोड़
मार्केट से उठा सकती है। अब अगर यही रिलायंस कंपनी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा रिच हो जाती है और उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है पूरे विश्व स्तर पर, तो वो 1000 करोड़ हो या ना हो, उससे ज्यादा भी मार्केट से पैसा उठा सकती है, लेकिन वो शेयर के माध्यम से नहीं उठाएगी। शेयर में केवल जितनी उसकी पूंजी होगी उतना ही उठाया जाएगा, जितनी उसकी पूंजी होगी उतना ही उठाया जाएगा, लेकिन अन्य माध्यमों से वो क्या पैसा उठा सकता है। लेकिन शुरू में पैसा जब उठाना होगा तो आपको शेयर बेचना होगा, यानी कि जो कंपनी की पूंजी है उसे आप लोगों में बेचेंगे, तो आपके पास पहले ही है और फिर लोगों ने खरीद लिया, यानी कि आपके पास और पैसा आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को बढ़ा सकते हैं। और कंपनी जैसे प्रतिष्ठित होती है, आप विभिन्न माध्यमों से क्या ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यमों से मतलब आप स्टॉक मार्केट के माध्यम से डिबेंचर क्या करते हैं, डिबेंचर जारी करते हैं कि इसको आप लीजिए, ये 100 रुपए में है और कुछ दिन बाद में 120 रुपए दूंगा। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों से उठाया जा सकता है, जिस तरह सरकार उठाती है बॉन्ड से, डिबेंचर से। ठीक है, तो कंपनी की ये मुख्य आवश्यकता होती है, इसके लिए कंपनी स्थापित की जाती है। ठीक है, तो कंपनी स्थापित करने के लिए कोई कानून भी होना चाहिए, क्या, कोई कानून भी होना चाहिए। अब इस समय जो कानून है वो कंपनी अधिनियम 2013, क्या नाम है, कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, लेकिन इससे पहले भी कानून है 5648, उसके अंतर्गत भी क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, लेकिन 2013 के बाद जो स्थापित होगा वो इसके अंतर्गत स्थापित होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट यह है कि कंपनी में जो भी शेयर खरीदेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है शेयर होल्डर। क्या होता है, शेयर होल्डर। क्या, शेयर होल्डर होता है। अब कोई कंपनी है, उसका पूरा पूंजी 100 रुपए है और आपने 10 रुपए खरीदा, ठीक है, यानी 10%, तो 10% आपका इसमें शेयर हो जाएगा कंपनी में। क्या हो जाएगा, कंपनी में 10% शेयर हो जाएगा। आप जब कोई निर्णय होगा तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब जितने व्यक्ति आप जोड़ेंगे उतना आशा है कि आपके पास पूंजी बढ़ती जाए, पूंजी बढ़ती जाए। लेकिन जितने भी इसमें शेयर होल्डर हैं सब इतने दक्ष नहीं होंगे कि वो कंपनी को चला लें, सब इतने दक्ष नहीं होंगे कि वो कंपनी को चला लें। करोड़ों लोग हो सकते हैं इसमें शेयर होल्डर, लाखों लोग हो सकते हैं, तो लाख लोग इकट्ठा बैठकर कंपनी के बारे में निर्णय नहीं लेते, तो कंपनी के निर्णय के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है। क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है, तो ये कंपनी से संबंधित सारे निर्णय लेती है। अब जैसे कल्पना करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे शेयर धारक होंगे, लेकिन उस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो रिलायंस इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा शेयर धारक जो है रिलायंस इंडस्ट्री है, अन्य छोटे छोटे शेयर धारक हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर रिलायंस का क्या होगा, थोड़ा बहुत दबदबा होगा। क्या, थोड़ा बहुत दबदबा होगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक सदस्य जैसे नीता अंबानी, तो नीता अंबानी उनकी वाइफ है तो उनका दबदबा होगा। ठीक है, और वो चाहेंगे कि कुछ हमारे व्यक्ति ही इसमें रहें या पूरे हमारे व्यक्ति रहें, तो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो जाए, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के चलता रहा हैंग करने लगता है, ब्लर होने लगता है। डायरेक्टर में मैंने बताया कि रिलायंस के लोग ज्यादा हो सकते हैं, तो रिलायंस के अगर लोग ज्यादा हो सकते हैं तो रिलायंस एक शेयरधारक है, तो क्या उस पर प्रभाव डाल सकती है, अपने लाभ में काम करवा सकती है। इसीलिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक स्वतंत्र सदस्य को इसमें नामित किया गया है। क्या, एक स्वतंत्र डायरेक्टर होगा जो किसके तरफ से होगा, जितने भी अन्य शेयर धारक हैं, जितने अन्य शेयर धारक हैं, जिससे कंपनी में उनकी क्या पहुंच स्थापित रहे। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी से संबंधित कुछ। अब हम देखेंगे कंपनी का फीचर क्या होता है,
यानी कि कंपनी की विशेषता क्या होगी। ठीक है, पहली विशेषता, कोई भी कंपनी स्थापित होगी तो किसी कानून के अंतर्गत, क्या, किसी कानून के अंतर्गत, ठीक है, किसी कानून के अंतर्गत स्थापित होगी। अब जैसे टेस्ला अभी जल्दी आई है, टेस्ला कंपनी किसकी कंपनी है, इलान मस्क की। इलान मस्क की कंपनी भारत में अभी जल्दी आई है और इसने अपना रजिस्ट्रेशन बेंगलोर में करा, तो किसी कानून के अंतर्गत ही स्थापित हुई होगी, तो कंपनी अधिनियम 2013, यानी कि कोई भी कंपनी जो स्थापित होगी वो कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले जो रूल थे उसके आधार पर होगा। ठीक है, अब कंपनी का दूसरा फीचर क्या है, कंपनी का दूसरा फीचर क्या है, कंपनी लीगल एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी। अब लीगल एंटिटी क्या है, एंटिटी मतलब होता है इकाई, इकाई मतलब जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, क्या, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। तो जो कंपनी है उसका क्या स्वतंत्र अस्तित्व है, मतलब अब ये है रिलायंस कंपनी और ये है मुकेश अंबानी, तो एक कंपनी अलग है और मुकेश अंबानी अलग है, कहने का मतलब ये, अगर कुछ कंपनी में होता है तो कंपनी पर केस किया जाएगा, ना कि मुकेश अंबानी पर। ठीक है, अगर कंपनी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या होगा, इस कंपनी पर केस किया जाएगा और कंपनी के ही नाम से क्या केस चलता है, किसमें, कोर्ट में। जैसे LIC बनाम भारत सरकार, LIC बनाम पंजाब, या रिलायंस बनाम पंजाब, या रिलायंस बनाम जो शेयर होल्डर है उनके नाम। तो यानी कि लीगल एंटिटी होगी, यानी कानून के अंतर्गत एक इकाई होगी, एक इकाई होगी, कानून में उसकी मान्यता होगी, किस तरह, व्यक्ति की तरह, और व्यक्ति के अधिकार की तरह उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एंटिटी का मतलब यह होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसकी विशेषता क्या हो सकती है, दूसरी विशेषता यह है कि इसका एक कॉमन सील होगा, कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या होता है, कंपनी अधिनियम में इसको थोड़ा शिथिल किया गया है। कॉमन सील का मतलब, अगर कंपनी लीगल एंटिटी है यानी कि एक इकाई है, एक व्यक्ति की तरह काम करता है, तो क्या वो दस्तखत भी अपना करेगा, अपना दस्तखत कैसे करेगा, जब वो कंपनी एक इकाई है, हमने मान लिया है, कंपनी लोगों की तरह बनी है, तो कैसे दस्तखत करेगा, कैसे हस्ताक्षर करेगा, इसके लिए एक कह सकते हैं हस्ताक्षर, मान लेते हैं एक हस्ताक्षर बनाया गया, उसी हस्ताक्षर को कॉमन सील बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी है तो उसका कॉमन सील होगा। अब जो है कंपनी अधिनियम में इसे क्या किया गया है कि इस हस्ताक्षर की जगह पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 2-4 सदस्य हैं और स्वतंत्र, उनका दस्तखत दिया जाता है। तो कॉमन सील क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, EPFO एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली विशेषता, सतत अस्तित्व, सतत अस्तित्व। सतत अस्तित्व का मतलब, जब आप कोई कंपनी स्थापित करते हैं तो कंपनी स्थापित करते समय आप यह नहीं सोचते कि हम 2 साल या 1 साल बाद इस कंपनी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आप चाहते हैं कि कंपनी अनंत काल तक चलती रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल टाटा की स्थापना 1907 में हुई, लेकिन आज भी टाटा चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, तो इसे ही बोलते हैं सतत अस्तित्व, यानी कि कंपनी कभी बंद नहीं की जाएगी, अगर सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, कोई छोटी कंपनी नहीं है तो। ठीक है, और इसका क्या हो सकता है, पहला हो गया कानून के अंतर्गत स्थापित होगा, दूसरा लीगल एंटिटी होगा, तीसरा कॉमन सील होना चाहिए, और चौथा सतत अस्तित्व होना चाहिए। और क्या हम पॉइंट निकाल सकते हैं इसी से, अगर पॉइंट देखें तो क्या यह एक सिटीजन नहीं है, यह एक नागरिक नहीं है, लेकिन लीगल एंटिटी है, यानी कि नागरिक के समान ये अधिकार धारण करती है। क्या, नागरिक के समान अधिकार धारण करती है, किंतु ये नागरिक नहीं है। ठीक है,
अन्य शेयर का परिवर्तन। अगर कंपनी कोई है तो उसमें जितने शेयर होल्डर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को बेच सकते हैं। जैसे LIC, अब LIC में गवर्नमेंट का मान लेते हैं 51% है, 51 नहीं 70% मानते हैं, 70% है, ठीक है। वैसे तो फुली ओन्ड है गवर्नमेंट की, 70% है। अब सरकार चाहती है कि इसमें जो 70% हमारा शेयर है उसको मैं बेचकर 50% कर लूँ या 51% कर लूँ। तो यानी कि शेयर का परिवर्तन किया जा सकता है, या पूरा शेयर भारत सरकार बेच सकती है। और जब पूरा शेयर या ऐसा भारत सरकार बेचती है तो उसको क्या कहते हैं, विनिवेश। क्या कहते हैं, विनिवेश। विनिवेश भी पूछा जा सकता है। सरकार LIC में करने वाली है विनिवेश, यानी कि LIC के शेयर को बेचेगी। किससे बेचेगी, अब लोगों में ये धारणा होती है कि ये जो शेयर है LIC का जो शेयर है लोगों में बेचेगी तो कंपनी, कोई कंपनी खरीद लेगी। ऐसा नहीं, ये तो लोगों की धारणा है केवल। ये भारतीय जनता भी खरीद सकती है, छोटे छोटे शेयर भारतीय जनता भी खरीद सकती है और कोई कंपनी भी खरीद सकती है। कोई कंपनी भी खरीद सकती है और भारतीय जनता भी खरीद सकती है, ठीक है, शेयर को। तो शेयर का परिवर्तन किया जा सकता है। क्या, शेयर का परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी होगी तो उसका क्या होगा, पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए। आप कंपनी लाभ में चल रहा है या हानि में जा रही है तो इसके लिए अगर आप ऑडिट नहीं करेंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसे है। और जब कंपनी की वित्तीय स्थिति पता नहीं है तो कंपनी का स्थापित करने का क्या औचित है। अगर हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, पता ही नहीं चल रहा है तो कोई है औचित, कोई औचित्य नहीं है। अगर और देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि अगर आपने कंपनी स्थापित की तो और उसमें शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे शेयर होल्डर को कंपनी के बारे में सभी जानकारी देनी होगी। क्या, सभी शेयर होल्डर को कंपनी की जानकारी, कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी। तो इतनी विशेषता कम से कम किसी कंपनी की होती है, ठीक है। अब देखते हैं कंपनी के प्रकार कितने हो सकते हैं। कंपनी के कितने प्रकार हो सकते हैं। पहली कंपनी प्राइवेट, ठीक है, क्या होगी, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी की स्थापना कौन करेगा, निजी लोग करेंगे। प्राइवेट कंपनी की स्थापना कौन करेंगे, निजी लोग करेंगे। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी। पहला, इसके शेयर नहीं बेचे जा सकते, शेयर नहीं बेचे जा सकते। आपने कोई प्राइवेट कंपनी अगर स्थापित की तो उसके शेयर आप नहीं बेच सकते, ठीक है। दूसरा, इसमें 200 से ज्यादा सदस्य भी नहीं हो सकते। इस कंपनी में वो जो स्थापित करने वाले हैं वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी की विशेषता है। अब अगर गवर्नमेंट कंपनी देखें, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब कोई भी कंपनी जिसमें सरकार का शेयर 51% हो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। कोई भी कंपनी जिसमें भारत सरकार या राज्य सरकार जिसका क्या हो, शेयर 51% हो तो क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी। जैसे LIC, भारत सरकार की 51% ज्यादा है। और कोई कंपनी हो सकती है, इसरो कंपनी ही तो है, इसमें 100% भारत सरकार का है। और कोई कंपनी, सेल, गेल, ठीक है,
और बीपीसीएल, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या है, भारत सरकार की, यानी कि उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% है, तो उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ओन कंपनी। और कोई कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, अब पब्लिक कंपनी कोई सरकारी कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी कोई सरकारी कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड इसीलिए लिखा जाता है, कोई कंपनी में देखेंगे तो पब्लिक लिमिटेड लिखा जाता है, यानी उसमें क्या प्राइवेट के भी गुण हैं और पब्लिक के भी गुण हैं, क्या प्राइवेट के भी गुण हैं और पब्लिक के भी गुण हैं। यही कंपनी होती है जिसमें शेयर को बेचा जाता है, जिसमें शेयर को बेचा जाता है, जैसे रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, क्या बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, और सभी शेयर होल्डर में उनकी क्या है, अधिकारिता है, जितना परसेंट उनका शेयर होगा उतना परसेंट उनका अधिकार है, लेकिन 51% रिलायंस कंपनी की शेयर धारता है, इसलिए उसे रिलायंस कंपनी मैनेज करती है, ठीक है। और रिलायंस कंपनी मतलब केवल उन्हीं की नहीं है, रिलायंस कंपनी बहुत लोगों की है, लेकिन उसमें जो शेयर है वो रिलायंस कंपनी का ज्यादा है, 49% 50%। जैसे जियो, तो जियो कंपनी है, उसमें भी रिलायंस का क्या है, रिलायंस का ज्यादा शेयर है, तो ज्यादा शेयर है तो रिलायंस उसको मैनेज करती है। अब अगर किसी को जियो खरीदना हो तो 51% या जितना रिलायंस कंपनी का शेयर है उतना उसको दे दे, जियो दूसरे का हो जाएगा, उतना ही शेयर देना पड़ेगा, और जो पब्लिक का शेयर है वो बना रहेगा, ठीक है। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है बायजू, अब बायजू आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी सेक्टर की कह सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा की कंपनी है। अब वो किसी कंपनी को अगर खरीदेगी तो उसमें शेयरधारक क्या होगा, जैसे एक आकाश ऑनलाइन कंपनी, आकाश में अगर उसका 31% है आकाश का, ठीक है, तो बायजू क्या करेगी, 31% आकाश को दे देगी, अब ये कंपनी बायजू की हो जाएगी। तो बायजू की हो जाएगी मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से बायजू की हो गई, केवल 31% है इसमें, तो वो केवल मैनेज कर रही है, और 70% किसका है, लोगों का है, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उन्होंने जितने खरीदा है उसका है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी ये है। और कौन कंपनी हो सकती है, लिस्टेड कंपनी, क्या लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी कौन होती है, लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करा लेती है, क्या स्टॉक मार्केट में अपने आप को क्या करा लेती हैं, लिस्ट करा लेती हैं। स्टॉक मार्केट कहाँ है, बंबई, बंबई स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो वहां पर ये लिस्ट कराती हैं, और स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है रेगुलेट, ठीक है। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो लिस्टेड कंपनी हो गई। एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी, क्या होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है, जैसे 10 बैंक हैं, ठीक है, 10 बैंक हैं, अब 10 बैंक में इस समय एनपीए बढ़ रहा है, एनपीए बढ़ा है, ठीक है। अब एनपीए क्या होता है, एनपीए मतलब होता है बैड डेट, बैड डेट मतलब बैंकों का पैसा जो नहीं मिल रहा है, बैंकों ने जो ऋण दिया है और जो पैसा नहीं मिल रहा है उसी को बैड डेट बोलते हैं। अब इन सभी ने मिलकर एक ऐसी कंपनी स्थापित की कि वो केवल एनपीए से संबंधित क्या करेगी, काम करेगी, वो केवल पैसा वसूल करेगा, क्या करेगा, उसका काम केवल पैसा वसूल करना है, उसका काम ये नहीं है ऋण देना या खाता खोलना, ये नहीं है पैसा लेना, ये नहीं, केवल उसका काम होगा कि वो जो पैसा बाकी है एनपीए के रूप में उसको करे। अब इसमें एसबीआई भी हो सकता है कोई बैंक, इसमें आईसीआई भी हो सकता है, और पंजाब भी हो सकता है, पीएनबी भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस कंपनी को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, यानी कि ये सब मिलकर इन्होंने एक कंपनी बनाई, इसी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ये भी किस अधिनियम के 2013 अधिनियम के अंतर्गत बनाई, ठीक है। होल्डिंग कंपनी हो गई। अब एक कंपनी वन पर्सन कंपनी भी है,
ये 1% कंपनी की धारणा कंपनी अधिनियम 2013 में दिया गया है। उससे पहले 1% कंपनी की धारणा नहीं होती थी। और क्या हो सकती है? सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी मतलब आप कह सकते हैं सहायक कंपनी। क्या? सहायक कंपनी। अब सहायक कंपनी को कैसे हम समझते हैं? यह है रिलायंस कंपनी। क्या है? रिलायंस कंपनी। और दूसरा है जियो कंपनी। अब रिलायंस कंपनी है और जियो कंपनी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन रिलायंस इसको क्या करता है? मैनेज करता है। यानी कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको मैनेज करते हैं। तो इसकी छोटी कंपनी कह सकते हैं। तो इसी छोटी कंपनी को बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी कंपनी। अब ये कंपनी के जितने प्रकार थे वो आप लोगों को बताया गया कि कंपनी के इतने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।